हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है एमटीपी सीरीज 1 सीए फाइनल एफआर का। आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। तो केस सिनेरियो से शुरू करते हैं। एबीसी लिमिटेड वगैरह के बारे में डिटेल दे रखी है। सबसे पहले मेन इंफॉर्मेशन पे आते हैं। वो कहता है कि भाई ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। नेट प्रॉफिट कितने का है हमारा? 20 लाख रुपीज का है फॉर द थर्ड क्वार्टर। हमने फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड कर रखी हैं इन द कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट। कंप्यूट करते वक्त हमने ये एडजस्टमेंट्स कर रखी हैं। मैं जरा कैलकुलेटर उठा लूं अपना। तो हमने ये सब एडजस्टमेंट जो है कर रखी हैं। वो कहता है कि 20 लाख रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट है, जिसके अंदर बैड डेट ऑफ ₹1 लाख इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। 50% ऑफ द बैड डेट हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये तो आपको डेफर नहीं करने थे, तो 50,000 आप बैड डेट के अभी माइनस कर दोगे। फिर वो कहता है 5 लाख एक्सपेंस जो है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिन एक्सपेंस पर्टेनिंग टू थर्ड क्वार्टर इज डेफर्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट फोर्थ क्वार्टर विल हैव मोर सेल, और फोर्थ क्वार्टर में ही इसको चार्ज करेंगे। तो ये भी आपने गलत करा। तो 5 लाख रुपए को भी आपको चार्ज कर देना है। तो 19 में से 5 गए, 14.5 लाख रुपए। तो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। एबीसी लिमिटेड एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड पावर प्लांट फॉर अ कस्टमर। द एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड लाइक इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेंस, फाउंडेशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, पाइपिंग एंड वायरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग। कहता है फाइनेंशियल ईयर 1-2 के अंदर उसने फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे हैं ऑफ acquiring property consisting of 6 identical houses each with separate legal title including land on which it is built. The expenditure incurred on various date are अप्रैल के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ 80 लाख की, ये ऐड हो जाएगा। फिर नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्स पे करे 20 लाख के, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर लीगल कॉस्ट इनकर करी 5 लाख रुपए की, ये भी ऐड हो जाएगी। और एडवर्टाइजिंग कैंपेन ये नहीं होगा, और ओपनिंग सेरेमनी ये भी नहीं होगी। थ्रू आउट 2-3 इनकर्ड 1 लाख टुवर्ड डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस, ये भी पीएनएल के अंदर। एबीसी यूज वन ऑफ द 6 हाउस फॉर ऑफिस एंड अकोमोडेशन ऑफ इट्स फ्यू स्टाफ, बाकी के 5 वो रेंट कर देगा। तो टोटल खर्चा कितने का आया? 205 करोड़ का, 205 लाख का। इसमें से वो कहता है एक घर हम रखेंगे, तो 205 कितने 6 है ना, 205, तो यानी कि 3416666, ये आपका पीपी बन जाएगा। और इंटू 5 अगर मैं कर दूं 170833333, कितने तीन है ये? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 1 3 हटाना पड़ेगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। कहता है बैड डेट की ट्रीटमेंट बता दो। तो बैड डेट एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर, उसको सेम क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करो। तो अकॉर्डिंगली 50,000 को डिडक्ट कर दो फ्रॉम 20 लाख। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट नेट प्रॉफिट आया था 14,50,000 रुपए का। कहता है कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? पीओ कहाँ आ गया भाई? कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? अच्छा, कहता है एबीसी लिमिटेड एंटर करता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड पावर प्लांट। कॉन्ट्रैक्ट किसका एंटर करा है? पावर प्लांट बना के देना है। एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट, सब कुछ आपको करना है, जैसे कि प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड लाइक इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेंस, फाउंडेशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, पाइपिंग एंड वायरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग। तो देखो ये सारी सर्विसेज एक दूसरे से लिंक्ड है, और आपको अल्टीमेटली एक पावर प्लांट बिल्ड करके देना है। तो देर इज ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर आप देखोगे तो देर इज ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो आपको फुलफिल करके देनी है। ये सब तो उसके साथ की लिंक्ड सर्विसेज है, जिसके बिना पावर प्लांट कभी बन ही नहीं पाएगा। तो आंसर इज देर इज विल बी ओनली वन परफॉर्मेंस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कॉस्ट ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी आया था 205, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आया था 170 का, ऑनर ऑक्यूपाइड आया था 34 का। कहता है डी लिमिटेड डेयरी बिजनेस में है, परचेज करता है कैटल एट एन ऑप्शन ऑफ 30 जून। परचेज प्राइस कितना है? 1 लाख रुपीज का। ट्रांसपोर्टेशन का लगा 1,000। तो क्या कहते हैं, पेमेंट करी उसने 1,000 की, और परचेज प्राइस भी उसने पे करा 1 लाख रुपए का। और एक और चीज उसने पे करी, वो है ऑक्शन की फीस 2% ऑफ द सेल प्राइस 2,000 रुपए।
आप किस पे दिखाओगे कैटल्स को? आप दिखाओगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो कहता है आपको इनकर करनी पड़ेगी सिमिलर ट्रांजेक्शन कॉस्ट जब आप सेल भी करोगे। तो 1 लाख की परचेज प्राइस है, फेयर वैल्यू ही होगी, लेस कॉस्ट टू सेल 1000 आपको इनकर करना पड़ेगा बेचने के लिए, और 2% भी इनकर करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो ऑप्शनल लेता है दोनों से, बायर से भी सेलर से भी। तो 2000 ये भी इनकर करना पड़ेगा। 97,000 पे आप दिखाओगे। तो अगर आप 97,000 पे दिखाओगे तो लॉस कितने का आ गया? 97 माइनस 1,03,000, 6,000 का आपका लॉस निकल करके आ गया। ये डेबिट हो जाएगा 6,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद सेल प्राइस 31 मार्च 02 को कितना हो गया? 1,10,000। अब ये आपकी कैटल आ रही है 97,000 पे। तो इसमें से फिर से इनकर करोगे 1000 की ट्रांजेक्शन और 2% का ऑप्शनल फी। 1,10,000 लेस 2% माइनस 1000, 1,06,800। और अभी आ रही है 97,000 की। तो फेयर वैल्यू गेन लॉस कितने का आ जाएगा 31 मार्च को? 9800 का फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा। कहता है डी लिमिटेड के पास सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। पहला है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 90 का, शेयर कैरी करता है डिविडेंड 8% पर एनम, डिविडेंड पेड ओनली व्हेन डी लिमिटेड डिक्लेयर, तो ऑप्शनल है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? इक्विटी हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो है कि नो ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट अमाउंट जो है नो ऑब्लिगेशन, कोई कन्वर्जन फीचर है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये एंटायरिटी में क्या हो गया? इक्विटी हो गया। बोरोइंग लीज जेड लिमिटेड से 10 लाख रुपीस की सेटलमेंट अगेंस्ट इश्यू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ डी लिमिटेड जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख की होगी। फेयर वैल्यू पर शेयर कितना होगा? टू बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट अ फ्यूचर डेट अपॉन सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कहता है कि आपने 10 लाख रुपए उठाए और इतने का ही आप पेमेंट करोगे, बट इन वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि फ्यूचर डेट के बेसिस पे हम मार्केट प्राइस देखेंगे उस दिन मार्केट प्राइस कितना था और निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर। लेट्स सपोज अगर मार्केट प्राइस उस दिन 20 रुपए हुआ तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 करके शेयर निकाल लेंगे। 10 लाख डिवाइड बाय 20 तो 50,000 शेयर आपसे इशू करवा लेंगे। तो इसका मतलब आप ऐसे समझो, आप ये 10 लाख रुपए की पेमेंट उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस होगा उसके बेसिस पे कर रहे हो, तो आप शेयर को एज ए करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तो देयरफॉर ये क्या हो गया? ये हो गया फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कहता है गेन ऑन लॉस बताओ ऑन द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। तो वो आया था 6,000 का लॉस आया था हमारा, सॉरी, लॉस ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन 6,000। और 31 मार्च में गेन आया था 9800 का गेन आया था। कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल इक्विटी बोरोइंग फाइनेंशियल लायबिलिटी थी। 1 अप्रैल को पीक्यूआर एक्वायर करता है 30% वोटिंग राइट शेयर ऑफ XYZ फॉर 8,000 करोड़ और ये इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड पे लगता है इंडेस 28 के हिसाब से। मार्च 02 में रिकॉग्नाइज करता है अपना शेयर इन एसेट, P&L के अंदर ले जाता है 700, OCI के अंदर पड़ा है 100, रीवैल्यूएशन जो नॉन रिसाइकल्ड होता है वो हो जाता है 50, कैरिंग वैल्यू आ रही है 2850। बाकी के रिमेनिंग 70% भी एक्वायर कर लेता है बाई पेइंग कैश 75,000। जो पुराना शेयर था उसकी फेयर वैल्यू है 9,000। तो मजे आ गए, 150 से आपका ये बढ़ गया 8850 माइनस 9,000, तो 150 से आपकी फेयर वैल्यू बढ़ गई पुरानी शेयर्स की। और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है 30,000 की। तो आपने टोटल पीसी कितनी दी? 25,000 ये और पुरानी 9,000, और बदले में लिया कितना? 30,000। तो 34 9 5 14, तो 4,000 की क्या आ गई? गुडविल आ गई। वो कहता है बता दो टोटल कंसिडरेशन कितनी थी? 34,000 की थी। गुडविल कितनी की थी? 4,000 की थी। गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड XYZ का इंटरेस्ट जो रिकॉग्नाइज होगा P&L के अंदर। तो एक तो गेन रिकॉग्नाइज होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, 8850 से 9,000 हो गई, 150 का गेन रिकॉग्नाइज होगा। दूसरा ये ऑलरेडी P&L में है, ये P&L में जाता नहीं और इसको आपको रिसाइकल करना पड़ेगा P&L के अंदर। तो 1,100 का गेन और रिकॉग्नाइज होगा P&L में, तो टोटल गेन रिकॉग्नाइज होगा 250 का। तो 250 का गेन जो है रिकॉग्नाइज होगा। कहता है विद रिस्पेक्ट टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत है। कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन बट ऑल्सो इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एन इफेक्टिव पार्ट ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर।
ठीक बात है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वाइडर स्टेक कम्युनिकेशन में रहे स्टेक होल्डर के साथ, ये बिल्कुल ठीक है। डिस्क्लोज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल टू अवॉइड एनी फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग इन द माइंड ऑफ यूजर। ठीक बात है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही देनी चाहिए। Reduce generic disclosure and focus on company specific disclosure that explain how company apply the policy। बिल्कुल ठीक बात है, आप जनरल बातें करके इधर उधर की बातें करके उसे गुमराह नहीं कर सकते। डू नॉट डिस्क्लोज अजम्पशन एंड बेसिस सो दैट यूजर नॉट मिसलीड। नहीं साहब, आपको अजम्पशंस और बेसिस बताने चाहिए ताकि वो जज कर सके कि इंफॉर्मेशन कितनी सही है और कितनी अजम्पशन बेस्ड है। तो ये पॉइंट गलत बताया गया है और आपको इनकरेक्ट ही आइडेंटिफाई करना था। कि साइबर सिक्योरिटी खुद देख लेना। आते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। चलो जी, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल ए लिमिटेड एक्वायर करता है 80%, 01 में एक्वायर करता है 80% शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की। एक्विजिशन डेट पे शेयर कैपिटल और रिजर्व थे 5 लाख और 1,25,000। कैश कंसिडरेशन पे करी 10 लाख रुपए की और 2 लाख इक्विटी शेयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1, करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1.8 पे इशू करे। ये भी एग्री करा कि 5 लाख पे करेंगे 3 सालों के बाद, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, तो डेफर्ड कंसिडरेशन हो गई। कहता है शेयर और डेफर्ड कंसिडरेशन अभी भी रिकॉर्ड नहीं करेगी, तो इसकी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बैलेंस शीट में। 03 की बात करता है, बैलेंस शीट दे रखी है, 01 में एक्वायर करा था तो 2 साल हो गए। वो कहता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड प्लांट एक्सीड कर देता है बुक वैल्यू बाय 2 लाख और रिमेनिंग लाइफ है 5 सालों की। गुडविल को इंपेयर करना है 258 से। द ए लिमिटेड ग्रुप वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग एट एनसीआई फेयर वैल्यू पे करता है, 20% की वैल्यू है 3,80,000। आपको सीबीएस बनाना है, तो आओ जरा प्री और पोस्ट निकाल ले पहले। प्री और पोस्ट, उसने कहा प्रॉफिट कितने थे, 1,25,000 रुपए के प्रॉफिट थे जब आपने इन्वेस्टमेंट करी 01 में। आज प्रॉफिट्स कितने हैं, 300 के, तो 3 लाख माइनस 1,25,000 हो गए 1,75,000। 2 लाख रुपए उसने कहा कि हमने फेयर वैल्यू करा था, 5 साल की लाइफ थी, तो फेयर वैल्यू जिस दिन करा उस दिन रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ गया होगा। 5 सालों की लाइफ थी डिवाइड बाय 5, 1 साल का डेप्रिसिएशन 40,000, तो 2 सालों का पोस्ट में डेप्रिसिएशन लग जाएगा 80,000 रुपए। तो ये हो गए टोटल 3,25,000 और ये कितना हो गया 1,75,000 माइनस 80,000, 95,000। फिर उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी, आपने इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख रुपए की। शेयर्स कितने के इशू करे, 2 लाख इंटू 1.8, 3,60,000 के शेयर इशू करे जो अभी आपने रिकॉर्ड नहीं करे हैं। और उसके बाद आपने डेफर्ड कंसिडरेशन भी पे करी 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख इंटू 0.75 कर दूं तो 6,45,000 की आपने डेफर्ड, सॉरी 5 लाख इंटू 0.75 कर दूं तो 3,75,000 रुपए की आपने डेफर्ड कंसिडरेशन पे करी। ये अमाउंट आपने पे करके चला और टोटल कितना हो गया, 375 प्लस 360 प्लस 10 लाख, 17,35,000 आपने पे करा। एनसीआई की वैल्यू कितनी आ रही थी, एनसीआई की वैल्यू आ रही थी 3,80,000 की। तो 21,15,000 आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी। आईएन ने कितना हो गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व थे 3,25,000, तो 8,25,000, तो 12 लाख। गुडविल कितने की आ गई, 12,90,000। इम्पेयरमेंट कितने का हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया 2,58,000 माइनस 2,58,000, तो गुडविल आ गई 10,32,000 की गुडविल आ गई। एनसीआई भी निकाल लेते हैं। एनसीआई ऑन डीओए कितना था, 3,80,000 का। आपको पोस्ट प्रॉफिट मिलेगा कितने का, 95,000 इंटू 0.2, 19,000 रुपए का। और आपको इम्पेयरमेंट का शेयर भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपका आईएन, ये एनसीआई जो था ये फेयर वैल्यू था, तो 2,58,000 इंटू 0.2, 51,600।
3,80,000 प्लस 19,000 माइनस 51,600, तो 3,47,400 की एनसीआई आ गई। कंसोल रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट के पास कितनी है रिटेन अर्निंग, 1400 की रिटेन अर्निंग है। पोस्ट प्रॉफिट मिलेगा कितने का, 95,000 का 80%, 76,000, ये इन थाउजेंड है तो 76,000 का ये मिलेगा। उसके अलावा इम्पेयरमेंट में हिस्सा आएगा 2,58,000 इंटू 80%, 2,06,400। उसके अलावा इम्पेयरमेंट के अलावा और क्या था, उसने कहा था डेफर्ड कंसिडरेशन और शेयर रिकॉर्ड नहीं करे, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यहीं ऐड कर रहा हूं, तो आपका 1,60,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाएगा। और डेफर्ड कंसिडरेशन क्योंकि आपने अकाउंट फॉर नहीं करी तो उसकी वो आएगी आपके पास फाइनेंस कॉस्ट, तो 3,75,000 का 10% फाइनेंस कॉस्ट आएगी 37,500, और ये हो जाएगा 3,75 प्लस 10%, 4,12,500। इसका 10% हो गया 41,250 इंटू 10% प्लस 37,500, तो 78,750। तो ये मैंने माइनस कर दी, तो ये आएगा 14,00,000 प्लस 76,000 माइनस 2,06,400 प्लस 1,60,000 माइनस 78,750, तो 1,350,850, 1,350,850 ये आपका आ गया कंसोल रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद तो बस कंबाइन करना है, पीपी को कंबाइन करो, 5500 प्लस 1500 प्लस 200 माइनस 80, 7120। इन्वेस्टमेंट की जगह गुडविल आ जाएगी, इन 1000 ही लिख देता हूँ, 1032 की। इन्वेंट्री हो जाएगी 650 की, रिसीवेबल हो जाएंगे 600 के, कैश हो जाएगा 250 का, शेयर कैपिटल में 200 जुड़ जाएंगे तो ये 2200 का, क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। रिटेन अर्निंग आपने निकाल ली 1,350,850 डिवाइडेड बाय 1000, 1350.85। और नॉन करंट लाइबिलिटी में डेफर्ड कंसिडरेशन जुड़ जाएगी 4,12,500 प्लस 10%, 453,750 डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो 453.75 प्लस 3,000 प्लस 400, 3,853.75, 1,250 प्लस 650, 1,900, 7,120 प्लस 1,032 प्लस 650 प्लस 600 प्लस 250, ये होता है 9,652 माइनस 2,200 माइनस 1,350.85 माइनस 3,853.75 माइनस 1,900, 347.4 का ये था ना एनसीआई था आपका, हाँ 347.4 का एनसीआई आएगा। तो ये टोटल आ जाएगा 9,652। तो बढ़ ये आपकी बनेगी कंसोल बैलेंस शीट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ऑटम लिमिटेड हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइजिंग लोन टू इट्स एम्प्लॉय फॉर देयर पर्सनल पर्पस। मिसेस जामा बाई सीनियर एचआर मैनेजर है कंपनी की, उसने 12 लाख का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट है 4%, 12 चौक 48,000 रुपए। 1 अप्रैल को लोन दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिकवर करना है। Accumulated interest computing or reducing balance at simple interest collected in 3 equal annual installment after collection of principal, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेड होने तक सर्विसेज में रहेगी। मार्केट रेट 9% है। तो सबसे पहले कैश फ्लो निकालना पड़ेगा आपको लोन का। आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 1 2 3 4, ओपनिंग लोन कितना है, ओपनिंग लोन है आपका 12 लाख रुपए का। पहले साल इंटरेस्ट लगेगा कितने का, 4% का, तो 12 चौक 48, और प्रिंसिपल आप पे कर दोगे 3 लाख रुपए का। तो क्लोजिंग कितना रह जाएगा, क्लोजिंग रह जाएगा 9 लाख रुपए का। फिर 9 लाख पे 4% लगेगा 36,000 रुपए,
और 3 लाख आप पे कर दोगे तो रह जाएगा 6 लाख रुपए। फिर 6 लाख का 4%, 24,000, और क्या कहते हैं 3 लाख रुपए आप फिर से पे कर दोगे और रह जाएगा 3 लाख रुपए। फिर 3 लाख इधर आ जाएगा और इसका 4%, 12,000, और 3 लाख, और ये नील हो जाएगा। टोटल 48,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000, ये होता है 1,20,000। क्या होता है? 1,20,000। वो कहता है कि पहले प्रिंसिपल देना है, उसके बाद 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट देना है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। तो यानी कि आपके जो कैश फ्लोज होंगे, कहाँ लिखे हैं, अब जगह नहीं है, यही लिख देते हैं, 1 2 3 4, यहां तक तो प्रिंसिपल आएगा। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। फिर उसके बाद 5 6 और 7, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट आएगा 40,000, 40,000, 40,000। ये 1,20,000 आया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ये कैश फ्लोज रहेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू डाल दो, फैक्टर 0.9174, 0.8417, 0.7722, 0.7084, 0.6499, 0.5963 और 0.5470। तो मल्टीप्लाई कर लो 3 लाख, या चलो ऐसे कर देते हैं ना, 0.9174 प्लस 0.8417 प्लस 0.7722 प्लस 0.7084 इंटू 3 लाख। तो ये होता है 971,910। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ये, प्लस अब इसकी अलग से निकाल लेते हैं, 0.6499 प्लस 0.5963 प्लस 0.5470 इंटू 40,000, 71728 प्लस 971,910 कर दूं तो ये होता है 1,043638। इतने का आपका लोन अमाउंट आ जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स डेबिट कर दोगे 1,043638 से, और प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट टू बैंक 12 लाख रुपए से माइनस 12 लाख कर दूं तो 156,362। ये आपका राइट ऑफ हो जाएगा नंबर ऑफ पीरियड के अंदर। और इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल रिवाइज नॉप, ये जो भी रेट था, कितना था मार्केट रेट, कहीं तो गिवन था ना, हाँ ये रहा 9% के बेसिस पे अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने ना, वो तो नॉर्मल सा है, और अपनी अकाउंटिंग एंट्री कर देना। एबीसी लिमिटेड एक्वायर करता है फॉर इट एडमिन पर्पस प्रेजेंटेड द सेम एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बिल्डिंग खरीदता है, पीपीई में दिखाता है, अगले साल रिलोकेट कर देता है ऑफिस को नई बिल्डिंग में और लीज कर देता है इस बिल्डिंग को, और चेंज कर देता है यूज का बिल्डिंग का। एबीसी लिमिटेड रिक्लासिफाई कर देता है पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? द आंसर इज नो। ये बस डेफिनेशन के हिसाब से आपने क्या कहते हैं रिक्लासिफाई करा है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। गुडविल गुडविल ये आपको दे रखी है, टोटल ये कब की दे रखी है, 31 मार्च 01 की। फिर आया 15 सितंबर 01, वो कहता है ए लिमिटेड डिसाइड कर देगा सेल। इट नोटेड दैट बिजनेस मीट द कंडीशन ऑफ डिस्पोजेबल ग्रुप, हाउएवर डज नॉट मीट द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। डिस्पोजेबल ग्रुप इज स्टेटेड एट द फॉलोइंग अमाउंट। तो 15 सितंबर को हालात ये थे, उसने कहा कि मैं 19 लाख रुपए का बेचूंगा और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है 70,000। तो 19 लाख इन थाउजेंड है ना ये, हाँ, तो 1900 माइनस 70, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1830, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 2160 माइनस 1830 अगर मैं कर दूं तो 330 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। चलो ऐसे लिख देता हूं, 330 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया और ये हो गया 1830। तो ये 330 का इंपेयरमेंट लॉस कैसे बटेगा? सबसे पहले जाएगा गुडविल के पास,
तो मैंने 200 की गुडविल उड़ा दी। फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट पे चला जाएगा। फाइनेंशियल एसेट जो फेयर वैल्यू पे ही है, जो चीज खुद ही फेयर वैल्यू पे है उसको क्या इंपेयर करोगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इस पे चला जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट इंपेयर होते नहीं। करंट एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ये सब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हो, कॉस्ट और एनआरवी, इस पे भी नहीं जाएगा। करंट लायबिलिटी पे भी नहीं जाएगा और नॉन करंट लायबिलिटी प्रोविजंस इन पे भी नहीं जाएगा। तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंपेयर होंगे और इंटेंजिबल एसेट इंपेयर होगी। तो इनका टोटल कितना है, इनका टोटल है 930 और 1020। तो बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस कितना बचा, 330 माइनस 200 कर दूं तो 130। तो 130 को आप इनकी रेशियो में बांट दोगे, 930 प्लस 1020 1950, 130 डिवाइड बाय 1950 इंटू 930 कर दूं तो 62, ये आ गया 62 माइनस 130, 130 माइनस 62 कर दूं तो ये हो गया 68। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0, ये आ गई 930 माइनस 62 868, और ये आ गई एज इट इज 360। ये आ गई 1020 प्लस 68, सॉरी 1020 माइनस 68 952, और ये आ गई 250, ये आ गई 520, ये आ गई 870 और ये आ गई 250, और टोटल बन जाएगा 1830। 868 प्लस 360 प्लस 952 प्लस 250 प्लस 520 माइनस 870 माइनस 250 1830। फिर वो कहता है 31 मार्च 02 के अंदर फॉलोइंग चेंजेस हो गए फेयर वैल्यू के अंदर। जैसे फाइनेंशियल एसेट, वो कहता है देयर हैज बीन नो चेंज इन द प्लान टू सेल द डिस्पोजेबल ग्रुप, और एंटिटी को अभी भी लगता है एक साल में बेच देंगे। अकाउंटेंट है, उससे रीमेजर कर दिए फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड ऑन 31 मार्च 02। वो कहता है अगर मैं बात करूं अब 31 मार्च की, मार्च 02 की, तो गुडविल तो नील आ रही होगी, इन पे डेप्रिसिएशन लगना बंद हो गया। ये हो गया 868 का। फाइनेंशियल एसेट जो एफ थी उनकी वैल्यू आ रही है 410 की, और पीपी की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन बंद हो गया होगा तो 952 की। डेफर्ड टैक्स एसेट उसने बोला 230 का। करंट एसेट्स इन्वेंट्री वगैरह उसने बोली 400 की। करंट लायबिलिटी 900 की और वो 250 की। करंट लायबिलिटी 900 की और वो 250 की। ऐसे करके ये टोटल आ रहा होगा। टोटल कितना है, 868 प्लस 410 प्लस 952 प्लस 230 प्लस 400 माइनस 900 माइनस 250 1710। तो ये वैल्यू आ रही है 1710 की। और इस टाइम पे फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, 1650। तो 1650 अगर आप माइनस कर दो तो आपका इम्पेयरमेंट कितना बनता है, ये बनता है 60 का। तो 60 का इम्पेयरमेंट फिर से किस में बटेगा, इन्हीं में बटेगा, इंटेंजिबल एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो 868 प्लस 952 कर दूं तो 1820। तो 60 डिवाइडेड बाय 1820 इंटू 868 करूं तो 28.6, इसको मैं 29 ही लिख देता हूं, और 60 माइनस 29 कर दूं तो ये हो जाएगा 31, और माइनस करके इनकी रिवाइज बैलेंस शीट आ जाएगी, वो बैलेंसेज आ जाएंगे जो जो टोटल होगा 1650। ए बी सी का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, कहता है एक है ए, एक है बी, एक है सी, इसका इसका इसका, एक है ट्रस्ट टी, इसका 40 है, इसका 10 है, इसका 10 है, 4 5 6, बैलेंस 40 है। जो 20 अनरिलेटेड लोग हैं, ये ग्रुप है 20 अनरिलेटेड लोगों का, इनके पास है। एबीसी विशेष टू कंट्रोल द ट्रस्ट, तो उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर लिया। इसके अंदर 1% इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है 1 वोटिंग राइट में। एस एक होली ओन सब्सिडरी है पी लिमिटेड की, और पी होली ओन बाय ट्रस्ट। तो ट्रस्ट जो है ओन करता है पी को, और पी जो है ओन करती है एस को। कहता है शुड अ ग्रुप ऑफ पर्सन बी डिस्क्लोज एज द अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी वेयर दे हैव कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू एक्ट टुगेदर। तो अगर आप देखो ये लोग जो हैं, ये लोग तो कभी भी डिसीजन मेकिंग में आ नहीं सकते, क्योंकि यूनानी ये अलग अलग लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं। कंट्रोल अल्टीमेटली यही करेंगे ट्रस्ट टी को, और इन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट भी कर लिया है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि एबीसी जो है अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी है फॉर एस एंड फॉर पी एज वेल। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन की मैं एक अलग से कटआउट डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी ये करा हुआ है, तो मैं वीडियो में ही कटआउट उसका डाल दूंगा।
करता है 100 गोट्स एट एन ऑक्शन फॉर ₹1 लाख ऑन 30 सितंबर 2017। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपए की, और उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ एट सोल्ड द गोट्स। In addition, there would be 2% auctional fees on the market price of the goat payable to the seller. ए लिमिटेड ने इंकर करे 500 और वेटनरी एक्सपेंसेस, तो ये तो कहाँ चले जाएंगे, ये P&L के अंदर चले जाएंगे। तो बायोलॉजिकल एसेट आप किस पे दिखाते हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, आओ जरा, फेयर वैल्यू थी 1 लाख इंटू 2% की ऑक्शनल फीस थी, कॉस्ट टू सेल माइनस कर दोगे तो ये हो गया 98%, तो ये हो गया 98,000, और 1,000 रुपए आपने और खर्चा करा ट्रांसपोर्टेशन का, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई 97,000। तो बायोलॉजिकल एसेट आप दिखाओगे 97,000 पे टू बैंक। बैंक से पेमेंट कितनी होगी, एक तो 1 लाख की और ट्रांसपोर्टेशन की 1,01,000, 1,01,000 और वेटनर एक्सपेंस की तो अलग से एंट्री कर देंगे बस जी, माइनस 97,000। तो 4,000 रुपए का क्या आ गया, फेयर वैल्यू गेन लॉस। फेयर वैल्यू लॉस आ गया आपका 4,000 का। 31 मार्च 2018 में मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट्स इन द मोस्ट रीसेंट मार्केट इंक्रीज टू 1,10,000 रुपए की मार्केट वैल्यू हो गई मोस्ट रीसेंट मार्केट के अंदर। तो फेयर वैल्यू निकालो फिर से, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी होगी 1,10,000 और ट्रांसपोर्टेशन 1,000, और वो कहता है would have been incurred by the seller to get the goat to the relevant market auctional fees of 2% of the market price of the goat would be payable by the seller। भाई वो 2% भी पे करता अगर वो ऑक्शन से लेता तो इसका फिर से 98% हो जाएगा। तो बताओ जी कितना होगा, 1,10,000 का 98% हो गया 1,07,800, 1,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन, तो 1,06,800। अभी कितने पे आ रहा है, अभी आ रहा है साहब 97,000 पे, अभी आ रहा है 97,000 पे। तो बताओ कितने का फेयर वैल्यू गेन हो गया, 97,000 मैंने माइनस कर दिए, माइनस 1,000 माइनस 97,000, तो 9800 का आपको क्या हो गया, गेन हो गया। ये गेन आप 31 मार्च को बुक कर दोगे, आप क्या एंट्री करोगे, आप कहोगे बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 9800 टू गेन टू फेयर वैल्यू गेन। $9,800। 1 जून को कंपनी ने बेच दी 18 गोट एट एन ऑक्शन ऑफ 20,000 एंड इनकर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऑफ 150। इसके अलावा भाई 2% तो ऑक्शन लगना ही लगना है। तो जरा बताओ उन 18 गोट की फेयर वैल्यू कितनी होगी, तो भाई साहब 20,000 का 98%, 19,600 और माइनस 150 की आपकी वो वाली कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की, तो 19,450 की आपकी फेयर वैल्यू निकल कर आई उन 18 गोट्स की। इनकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट भी निकालो। आपने अभी कितने की बायोलॉजिकल एसेट दिखा रखी है, हमने दिखा रखी है साहब 97,000 प्लस 9800, तो टोटल 1,06,800 की दिखा रखी है। तो 1,06,800 अगर 100 गोट्स की हैं तो 18 की कॉस्ट कितनी है, 19,224 माइनस 19,450, तो 226 का क्या हो गया, 226 का आपको गेन हो गया उन 18 गोट्स की फेयर वैल्यू पे। तो वो भी आपको बुक करके चलना पड़ेगा। तो बताओ उसकी एंट्री आप क्या करोगे, आप कहोगे बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 226 से टू फेयर वैल्यू गेन 226। फिर 15 सितंबर 2008 को फेयर वैल्यू ऑफ द 82 गोट्स वॉज 82,820
और 42 गोट्स को स्लॉटर कर दिया, बाप रे बाप, ऑन दैट डेट विद टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट ऑफ 4200. द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ carcasses on that date was 48,300 and the estimated transportation to sell for 420. No other selling cost would be incurred. तो बताओ, जो मारने के बाद बचा वो कहाँ ले जाओगे? इन्वेंट्री के अंदर उन carcasses को. तो 48,300 माइनस 420, तो 47,880 की आपकी क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट चली जाएगी, इन्वेंट्री बन जाएगी. अब आपको उतनी गोट्स भी हटानी पड़ेंगी अपनी टोटल बायोलॉजिकल एसेट्स में से. आपके पास शुरुआत के अंदर 100 थी, फिर आपने 18 की फेयर वैल्यू बढ़ा दी थी 226 से. देखो ना, ये एंट्री कर रखी है आप, क्योंकि आपने 18 बेच भी दी थी. अच्छा, हमने बेचने की एंट्री नहीं करी, रुको फिर, बाप रे बाप, हमने बेचने की तो एंट्री नहीं करी ना. मैं काले पेन से कर देता हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट 19,450 टू रेवेन्यू 19,450, और यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस. कितना होगा? रेवेन्यू 20,000 से आएगा, 20,000 माइनस 19,450, 550. फिर उसके बाद इस, क्योंकि आपने रेवेन्यू बुक करा है तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करनी पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ सेल्स टू बायोलॉजिकल एसेट. अब आप उन 18 गोट्स को ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे लेकर आ चुके हो, तो आप कॉस्ट कितनी बुक करोगे? जो उसकी फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू क्या निकाली थी? 19,450. 19,450. तो ये एंट्री मेरे से मिस हो गई थी, तो वो मैंने कर दी. फिर उसके बाद आपने स्लॉटरिंग कराई है, और अब आप उनको इन्वेंट्री के अंदर लेके जा रहे हो. तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट. बायोलॉजिकल एसेट है कितनी? बताओ साहब. 1,06,800 की थी, यहाँ हरे पेन से कर देते हैं, 1,06,800 की थी. इसमें 226 रुपए का गेन आ गया, और माइनस, हाँ, 1,06,800 के बाद सीधा यही हुआ ना, 226 का गेन माइनस 19,450, माइनस 19,450. अब ये कितने की कॉस्ट है? ये साहब 82 की कॉस्ट है, क्योंकि 18 गोट्स तो आपने बेच दी थी, और आपने स्लॉटर कितनी करवाई है? 42. तो आपको 42 की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी स्लॉटर हो चुकी है. 1,06,800 प्लस 226 माइनस 19,450 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 42, तो ये निकल कर आता है 44,856. 44,856. और उसके बाद आपने एक और खर्चा भी करा था, कहाँ गया? टू कैश 4,200 का. बताओ जी, फेयर वैल्यू गेन लॉस कितना आ रहा है? 47,880 माइनस 4,200 माइनस 44,856, तो 1,176. फेयर वैल्यू लॉस 1,176 का क्या आ गया? फेयर वैल्यू लॉस. फिर उसके बाद वो कहता है 30 सितंबर को मार्केट प्राइस जो था रिमेनिंग 40 गोट्स का कितना हो गया? 44,800, और प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन लगना है 400 का, और 2% की ऑप्शनल फीस भी लगनी है. तो पहले इसकी फेयर वैल्यू निकाल लो. तो देखो, 100 गोट्स में से 18 बेच दी, तो कितनी बच गई आपके पास? 82. फिर 82 में से 42 मरवा दी, तो कितनी बच गई? 40. तो उन 40 के लिए वो बोल रहा है कि उसकी फेयर वैल्यू है 44,800 की, लेकिन ऑप्शनल फीस आपको माइनस करनी पड़ेगी 2%. तो सीधा मैं 98% निकाल दूं. 44,800 का 98% हो गया 43,904, और माइनस कर दिया मैंने ट्रांसपोर्टेशन 400 का, माइनस 400, 43,504. और आपके पास कॉस्ट कितनी बची हुई है? हमारे पास बची हुई है 1,06,800 प्लस 226 माइनस 19,450, और माइनस ये वाला अमाउंट
44,856, 44,856। हमारे पास बची हुई है 42,720, 42,720। तो फेयर वैल्यू गेन लॉस कितना आ गया? 784। तो 784 से आप बढ़ा दोगे अपनी बायोलॉजिकल एसेट को, एंट्री करोगे बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन 784। ठीक, चलो आगे बढ़ते। एजे लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग केमिकल, और ये सब कहानियां लिखी हुई हैं, इसको छोड़ देते हैं। कहता है एक कंडीशन क्या है, 1% आपको देनी है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। मानो सैलरी ईयर 1 की कितनी है 10,000, और ये 7% से इंक्रीज करेगी, और डिस्काउंट रेट ले लो 10%। आपको बेनिफिट निकालना है, ऑब्लिगेशन, और जो एम्प्लॉय 5 साल तक कंपनी में टिकेगा। तो अगर मान के चलो आज ईयर 1, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे सैलरी 10,000 है, तो ये बढ़ेगी 1, 7% 2, 3 और 4, यहाँ पर कितने की हो जाएगी? तो 10,000 प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर प्लस फिफ्थ ईयर 131,108। तो ये हो जाएगी 131,008। इसका 1% आपको देना है, तो ये होता है 131, और ये 5 सालों के लिए देना है, तो ये होता है 655। अब आपको 655 रुपए ग्रेचुटी समझ लो बंदे को देनी है। पीयूसीएम कहता है कि इसको नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा 131। तो हर साल का कितना हो गया? 131, 131, 131, 131 और 131। तो अगर आप 131 इंटू 5 करोगे तो वो आपका 655 आ जाएगा। आप जरा देखो, ये आपको एक ही दम तो नहीं देना, मैंने हर साल का यहाँ पे लिख दिया। ये है फिफ्थ ईयर, ये है फोर्थ ईयर, ये है थर्ड ईयर, ये है सेकेंड ईयर, और ये है फर्स्ट ईयर। चलो स्पेस की दिक्कत हो रही है, कहीं और बना ले क्या? चलो ये तो जगह 1, 2, 3, 4 और 5, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल। पांचवें साल में मिलेंगे 131 रुपए का शगन 5 बार। एक, ये 3, ये 4 और ये 5। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, ये चौथे साल का है और ये पांचवें साल का है। एम्प्लॉय ने मान लो जैसे यहाँ ज्वाइन करा, उसने मेहनत करके काम करा, वो यहाँ तक आ गया, तो उस खुश हो गया, कह रहा है ये 131 मेरे हो गए। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, तो यानी कि 131 पे चौथे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा। गिवन है क्या? नहीं, 10% का रेट है। तो बताओ 1 डिवाइड बाय 1.10, 1, 2, 3, 4, 0.683। तो पहले साल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 0.683 इंटू 131, ये आ जाएगी 89। फिर उसके बाद उसने फिर काम करा, अब वो यहां तक पहुंच गया, एम्प्लॉय कहां तक पहुंच गया? यहां तक। अब ये सेकेंड ईयर का भी उसको मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर बनाएंगे यहां तक। अब ये सेकेंड ईयर भी 1, 2 और 3, अब ये 3 बार पीछे आया, तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1, 2, 3, 0.751। तो 131 इंटू 0.751 कर दूं तो 98। तो ये हो गया 98। इस साल की करंट सर्विस कॉस्ट आ गई 98। फिर एम्प्लॉय ने यहां तक काम करा, फिर ये मिल गया 1 और 2, तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 और 2, 826 इंटू 131 कर दूं तो ये हो गया 108। इस साल का हो गया 108। फिर एम्प्लॉय ने यहां तक काम करा, तो ये मिल गया, तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 0.909 इंटू 131 कर दूं तो इस साल का हो गया 119, और इस साल का हो गया 131। ये सब क्या है? ये सब है करंट सर्विस कॉस्ट। ये सब क्या है? करंट सर्विस कॉस्ट। तो अगर आप टेबल बनाना चाहो तो आप कैसे बनाओगे? आप कहोगे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल। पहले साल करंट सर्विस कॉस्ट आएगी 89 की, इंटरेस्ट कॉस्ट नील, नया एडिशन ऐसे बनाते हैं, ओपनिंग, इंटरेस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट और क्लोजिंग। ओपनिंग नील, इंटरेस्ट भी नील, ये आया 89, क्लोजिंग आया 89। फिर ये आया 89, ओपनिंग में 89 का 10% इंटरेस्ट जुड़ा,
8.9 और करंट सर्विस कॉस्ट जुड़ी 98 की, तो 89 प्लस 8.9 प्लस 98 करा तो 195.9, फिर ये आया 195.9, इसका 10% करा तो 19.59 और ये जुड़ा 108, 119 और 131, तो 195.9 प्लस 19.59 प्लस 108, ये हो गया 323.49, इसका 10% हो गया 32.349, तो 323.49 प्लस 32.349 प्लस 119, ये हो गया 474.839, इसका 10% हो गया 47.4839, तो 474.839 प्लस 10% प्लस 131, ये आ गया 655। तो इस तरीके से आपका अमोर्टाइजेशन टेबल बन जाएगा। ये इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई, ये करंट सर्विस कॉस्ट हो गई, यही उसने आपको बोला था निकालने के लिए। उसने आपको बोला था एक तो निकाल दो बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर, वो आ गया 131, और ऑब्लिगेशन ईयर ऑन ईयर बता दो। तो पहले साल की ऑब्लिगेशन आएगी इतनी, दूसरे साल की इतनी, तीसरे साल की इतनी, चौथे साल की वो पांचवें साल की इतनी। ए लिमिटेड एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर विद एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पेंट फॉर 3 ईयर पीरियड, और उसने ए लिमिटेड ने पेमेंट भी कर दी। ओ माय गॉड, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा और ए लिमिटेड मेक्स अ पेमेंट, अपफ्रंट पेमेंट which the customer will use to customize its paint sprayer for a limited product, और ये डिटरमाइन करता है कि वो पेमेंट कोई गुड्स के लिए नहीं की गई है। तो यानी कि ये रिडक्शन हो गया फिर ट्रांजैक्शन प्राइस का। उसने एस्टिमेट करा है 10 लाख की सेल होगी कस्टमर के साथ ओवर द 3 ईयर पीरियड, पहले साल की क्वार्टर की सेल हुई है 1 लाख की, तो 1 लाख के हिसाब से क्वार्टर 1 में हुआ है 10%, और आपने 50,000 की पेमेंट करी, तो रिडक्शन इन रेवेन्यू कितना करोगे 5,000। क्वार्टर 1 की सेल हुई 1 लाख और 5,000 का रिडक्शन इन रेवेन्यू कर दोगे, तो रेवेन्यू बुक कर दोगे 95,000 का। क्वार्टर 2 में सेल हुई 1,25,000 रुपए की, और आपका ये अपडेट हो गया 15 लाख पे, कि अब आपको लगता है कि 15 लाख रुपए की सेल होगी, तो यानी कि 2,25,000 आप अब तक कर चुके हो, और आपको लगता है 15 लाख रुपए की होगी, तो कितने परसेंट आप कर चुके हो? 2,25,000 डिवाइड बाय 15 लाख, तो यानी कि 15% आप कर चुके हो। तो 50,000 का 15% आपको माइनस करना था आज की डेट तक, 50,000 का 15% माइनस करना था 7,500, जिसमें से आप 5,000 माइनस कर चुके हो, तो 2,500 और माइनस कर दो, तो 1,25,000 माइनस 2,500, 1,22,500 का रेवेन्यू यहाँ बुक हो जाएगा। आपको रेवेन्यू निकालना है क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का, ये आएगा रेवेन्यू क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का। कहता है अप्रैल में ए लिमिटेड एस लिमिटेड एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्प लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट, और कंसिडरेशन कितनी लेता है 20 लाख, बोनस है 2.5 लाख का, और इक्विपमेंट 24 महीने में बना देंगे। एस लिमिटेड करेक्टली अकाउंट द प्रॉमिस बंडल ऑफ गुड्स एज अ सिंगल पीओ। इंसेप्शन पे लगता है कंपनी को एक्सपेक्ट है कि 11 लाख लगेंगे, और कंक्लूड करते हैं ये हाईली प्रोबेबल है कि रिवर्सल इन द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू हो जाएगा, तो वेरी बोनस को कंसीडर नहीं करना। कहता है 02 के सेटिस्फाई करता है 65% ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, कंक्लूड दैट वेरिएबल कंसीडरेशन अभी भी कंस्ट्रेंड है। 4 जून 02 को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होता है, जिससे फिक्स कंसीडरेशन 1.5 लाख से बढ़ जाती है और कॉस्ट 80,000 से बढ़ जाती है। टाइम अलोवेबल जो है 6 महीने से बढ़ जाता है, और अब कंक्लूड करता है हाईली प्रोबेबल है कि बोनस मिल जाएगा, और ये सिंगल पीओ है, तो आपको कम्युलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो पहली बार रेवेन्यू, पहले साल रेवेन्यू कितना होगा 20 लाख रुपए का रेवेन्यू था, 20 लाख का, आपने 65% काम कर लिया, तो ये कितना हो गया 13 लाख रुपीस का रेवेन्यू हो गया। कॉस्ट कितनी आएगी, आपने 65% काम कर लिया था, तो 11 लाख का 65%, 7.15 माइनस 13, 5.85 का क्या आ गया प्रॉफिट। फिर उसके बाद चीजें रिवाइज हो गई जून के अंदर, मार्च के बाद जून के अंदर चीजें रिवाइज हुई, और अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का हो गया 21,50,000 का।
और अब आपको लगता है कि आपको 2.5 लाख का बोनस भी मिल जाएगा, तो एक टोटल कितना हो गया, 21,50,000 प्लस 2.5 लाख, 24 लाख रुपए। अब आपको लगता है कि आपको 24 लाख रुपए मिल जाएंगे। कॉस्ट इनकर्ड कितनी है, कॉस्ट इनकर्ड है 7.15 लाख, और 80,000 से कॉस्ट भी बढ़ गई है, डिवाइड बाय 11,80,000, तो इंटू 100 अगर मैं कर दूं तो कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, 7.15 डिवाइड बाय 11.8, तो ये होता है 60.59, 60.59% से आपने काम कंप्लीट करा है। हाँ जी। तो अब आपको रेवेन्यू कितना बुक करना है, आप रेवेन्यू बुक करोगे 24 लाख का 60.59% एज ऑन डेट माइनस अब तक आप बुक कर चुके हो 13 लाख, तो 24 इंटू 60.59% माइनस 13, तो आप बुक करोगे 1.5416, और कॉस्ट जो आपकी इनकर होगी वो होगी 11.15, एडिशनल रेवेन्यू आपको बुक करना पड़ेगा। और जो भी आपकी कॉस्ट इनकर होगी, कॉस्ट और कुछ लगी नहीं ना, अच्छा 4 जून को ही हो गया, तो इतने का एडिशनल रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा, कॉस्ट तो फिर ईयर एंड पे निकल जाएगी जो भी आप बुक करोगे। Zenith Infrastructure engage in construction of large commercial complexes, ये तो एथिकल है, सी नहीं है, का आप पढ़ लेना एक बार। एन एंटिटी अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, पर टैक्स ईयर एंड ऑन 31 मार्च। एंटिटी पब्लिश करती है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर ऑन 31 दिसंबर। एंटिटी का पीबीटी इज स्टडी 10,000 ईच क्वार्टर, तो कहता है हर बार कितना कमाते हैं, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000, 1 2 3 4। बट अकाउंटिंग ईयर दिसंबर में एंड होता है, टैक्स ईयर 31 मार्च को एंड होता है, और एंटिटी का पीबीटी स्टडी है। इफेक्टिव रेट 25% था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और 30% हो गया 31 मार्च 02 में। तो हमारा पहला क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च का, तो उस पर रेट था 25%, तो यहाँ पे 25% रेट था। फिर अगला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून का, तो यहाँ से 30 शुरू हो गया, तो यहाँ पे टैक्स आया 2500 का, यहाँ पे टैक्स आया 3,000 का, यहाँ पे आया 3,000 का, और यहाँ पर भी आया 3,000 का। तो आपको टैक्स चार्ज निकालना है कैलेंडर ईयर का और उसके क्वार्टर का, तो इसके बेसिस पे आपको इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स कितना आ रहा है, 9 2 11,500, और ये कितना आ रहा है 40,000, 1 2 3 4, 40,000। तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ गया, 11,500 डिवाइड बाई 40,000, 28.75%। इसके बेसिस पे आप अपना ईयर का जो है टैक्स निकाल सकते हो, और क्वार्टर वाइज आपका टैक्स ये आएगा। X Limited engage in the business of manufacturing fertilizer, entered into a technical collaboration agreement with company Y, टेक्निकल नो हाउ देगा, इनेबलिंग एक्स टू मैन्युफैक्चर, उसने पे करे बाप रे बाप इतने रुपए फॉर नो हाउ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, और ये एस्टिमेटेड यूज था। तो टोटल कितना आ रहा है, 50 प्लस 70 प्लस 1 प्लस 1 20 प्लस 1 10, 4.5 लाख, 4.5 लाख टोटल आ रहा है। तो 10 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख इंटू 50,000, और ये कितने के, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अमोर्टाइजेशन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 का। कहते हैं ईयर 1 के एंड में टारगेट प्रोडक्शन अचीव हो गया, एट द एंड ऑफ ईयर 2 ये हो गया 65,000 मेट्रिक टन, वो कहता है ये हो गया 65,000, और यहाँ पे डब्ल्यूडी भी बची होगी। और ईयर 3 4 5 का 85, 1,05,000 और 1,15,000। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर ये हो गया 85, 1,05,000 और 1,15,000। तो अब ये रिवाइज कितना आ रहा है, अगर आप देखो 65,000 प्लस 85,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,15,000, ये आ रहा है 3,70,000। अगर मैं देखूं 10,00,00,00 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये वैल्यू निकल करके आती है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 9। अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3,70,000 से, और इनटू करना पड़ेगा 65,000। तो आपका अमोर्टाइजेशन निकल करके आएगा विच कम्स आउट टू बी 156,156,15 और डिवाइड बाय 65,000 इंटू 85,000। तो ये आएगा 204,204,20 डिवाइड बाय 85,000 इंटू 1,05,000 करूंगा तो ये आएगा 25,22,5225 डिवाइड बाय 1,05,000 करूंगा तो ये आएगा 27,627,627। इस तरीके से आप अमोर्टाइज करोगे। कहता है मुंबई चैलेंजर एक लिस्टेड एंटिटी है, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। Owing to proposed schedule of Indian hockey cricketer tournament है, stadium will form part of PPE. मुंबई चैलेंजर begin the construction of stadium। अच्छा स्टेडियम वगैरह बनाने 1 दिसंबर को। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 2-3 के अंदर, ठीक है। और शुरू कब करा था आपने, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 01 से 2-3 में कंप्लीट हुआ है। कॉस्ट डायरेक्टली कितनी लगी है, 140 करोड़ की। उसके बाद अच्छा इन दिसंबर, उसके बाद 350 लगे हैं पर मंथ अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Company has not taken any specific borrowing of the financial for the construction of the stadium, though it incurred finance costs on regular overdraft which were avoidable had the stadium not constructed। तो मुंबई चैलेंजर कैलकुलेट करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट और 15% पर एनम के बेसिस पे ब्याज लगता है। तो भाई साहब कुछ नहीं है इसमें, तो दिसंबर का ब्याज कितना लगेगा, 140 का 15%, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने। फिर उसके बाद वो कहता है 350 का खर्चा हुआ है, 15% इंटू दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3/12, फिर 350 इंटू 15% इंटू 2/12, फिर 350 इंटू 15% इंटू 1/12। तो 140 का 15% इंटू 4/12 ये होता है 7। 350 का 15% इंटू 3/12 ये होता है 13.125। 350 का 15% इंटू 3/12 ये होता है 13.125। और ये कैसे हो सकता है, 350 का 15% इंटू 3/12 13.125, 350 का 15% इंटू 2/12 सॉरी ये होगा 8.75। 350 का 15% डिवाइड बाय 12 4.375 टोटल आ जाएगा प्लस 8.75 7 प्लस 13.125 प्लस 8.75 प्लस 4.375 33.25। तो बस यहाँ पे आपका एमटीबी होता है समाप्त। सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए डिस्कस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।